बैकग्राउंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। फिर हमने प्रिंसिपल देख लिया था, या व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। फिर हमने इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट देख लिए थे। सेपरेशन ऑफ पावर। फिर हमने देखा था सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, ठीक है। फिर हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर के कितने प्रकार हैं। फिर हम लोग थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस को देखने वाले। तो सबसे पहले बैकग्राउंड इसका, तो बैकग्राउंड में हमने देखा था कि सेपरेशन ऑफ पावर 400 BC से ही चर्चा में था। सबसे पहले एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी। फिर इसको स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की अपनी एक बुक में मॉन्टेस्क्यू ने इस थ्योरी को डेवलप किया, सेपरेशन ऑफ लॉ। और ये जो सेपरेशन ऑफ लॉ की थ्योरी है, ये एक फ्रेंच जूरिस्ट के द्वारा प्रोनाउंस की गई थ्योरी है। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या बोलता है, तो सेपरेशन ऑफ पावर बोलता है कि कोई भी कंट्री 3 बेसिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा चलाई जाती है। ये कौन कौन से हैं, तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। और इन तीनों के पावर को अलग अलग सेपरेट करना ही सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू मानते थे कि जब तक हम इन तीनों इंस्टीट्यूशन के पावर को सेपरेट नहीं करेंगे, तब तक किसी भी देश में सुचारू रूप से कोई शासन चलाना संभव नहीं है, ठीक है। अगर इनके बीच में क्लसेस होगा तो हम शासन को अच्छी तरीके से नहीं चला पाएंगे। अब इसके मेरिट बताइए भाई, सेपरेशन ऑफ पावर के किन किन मेरिट्स पर हमने डिस्कशन किया था। तो सेपरेशन ऑफ पावर, सबसे पहले इसका पहला मेरिट है कि किसी भी कंट्री को बिना किसी हर्डल के चलाने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है। जिन कंट्रीज में सेपरेशन ऑफ पावर है, वहां पे गवर्नमेंट ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है, ठीक है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर किसको, डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने वाला एक सिद्धांत है। तो डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देने से क्या होता है, तो क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देता है, इसीलिए डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत अच्छी थ्योरी है। जिन भी देशों में डेमोक्रेसी है, वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर मिलता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाला प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अगर किसी कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर है तो वहां पे जनता के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, सरकार का कोई भी अंग आर्बिट्री बिहेव नहीं करेगा, अपने अनुसार मनमानी पूर्वक कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर सेपरेशन ऑफ पावर है तो सेपरेशन ऑफ पावर के साथ चेक एंड बैलेंस भी होगा। सेंट्रलाइजेशन नहीं है, एक एजेंसी के पास सारे पावर नहीं है, तो ऐसे में कोई भी एजेंसी जनता के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सब मेरिट हैं। अगर किसी कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर है तो उसके मेरिट्स हैं। डिमेरिट भी है क्या, तो इस प्रिंसिपल के डिमेरिट हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है 100% सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को लागू करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरीके से एक प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है, जैसा कि हम लोग रूल ऑफ लॉ को देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है सेपरेशन ऑफ पावर में, तो हम लोग चाहे सैद्धांतिक तौर पर कितना भी सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें, परंतु कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी कंट्री जो प्रोग्रेसिव कंट्री है, कोई भी कंट्री जो अभी वर्तमान समाज, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार चल रही है, तो उसमें इतना ज़्यादा, देखिए जो सरकार है उसका बेसिक नेचर क्या है, सरकार को करना क्या है, तो पीपुल्स वेलफेयर। और जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी वैसे वैसे ये काम बहुत कठिन होते जाएंगे। और जब आप किसी कठिन काम को कर रहे हैं तो ऐसे में सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले सोसाइटी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी तो सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन हो सकता था, परंतु अभी सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, सारे काम बहुत मुश्किल हैं करने, तो ऐसे में सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल
हो जाता है। तो इस प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट में 100% सेपरेशन ऑफ पावर लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है। और ऐसे देश जहां का गवर्निंग सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, खास तौर पे भारत और ब्रिटेन जैसे देश जहां पे पार्लियामेंट्री गवर्निंग सिस्टम है, वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर इस तरीके का गवर्निंग सिस्टम है कि जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है उन दोनों का आपस में इंटरनल जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ना। जितने भी एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं वो लेजिस्लेचर से चुने जा रहे हैं और लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तब तक ही पावर में है जब तक उनको लेजिस्लेचर से कॉन्फिडेंस मिला हुआ है। तो वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर को हम मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये सब इस थ्योरी के डिमेरिट है ना। सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं है, हर जगह पे सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को लागू नहीं किया जा सकता। इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, जब हम इसकी बात करते हैं तो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर आपको कहाँ दिखाई देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। तो जब आप बताएंगे इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर, तो आर्टिकल 50 की बात करेंगे और बताएंगे कि इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर हो सकता है क्या, तो नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 किसके किसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, तो ये केवल जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। भारत एक पार्लियामेंट्री गवर्निंग सिस्टम वाला देश है, तो ऐसे में भारत में किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर की कल्पना नहीं की जा सकती। जब इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर बताना है तो ये चीज़ें आपको उसमें बतानी पड़ेंगी। फिर जब हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर के टाइप्स देख रहे थे, तो सेपरेशन ऑफ पावर के दो टाइप हैं, एक इंटरनल सेपरेशन ऑफ पावर और दूसरा एक्सटर्नल सेपरेशन ऑफ पावर। जब हम एक्सटर्नल सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लेजिस्लेचर को जुडिशरी से सेपरेट करने की। तो इंटरनल सेपरेशन ऑफ पावर इसकी बाद में बात करेंगे, पहले एक्सटर्नल कर लेते हैं। एक्सटर्नल सेपरेशन ऑफ पावर में सबसे पहले हम लोग किसके किसके पावर को अलग अलग कर लें, जुडिशरी और तो हमारे देश में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं। हमारे देश में जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो हमारे देश में जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाए उसको अगर कोई भी व्यक्ति तोड़ता है तो उसको दंडित करे। अगर लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून का अर्थ स्पष्ट ना हो तो जुडिशरी उसके अर्थ को स्पष्ट करने का काम करती है। और एग्जीक्यूटिव का बेसिक नेचर क्या है, तो एग्जीक्यूटिव क्या करती है, लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करती है। तो सबसे पहले जब आप सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर में आपको यही बताना है कि एक्सटर्नल सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इन दोनों के पावर को भारत में अलग अलग किया गया है। एग्जीक्यूटिव का फंक्शन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अलग है और जुडिशरी का फंक्शन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अलग है। ठीक है। हमारे देश में प्रयास ये किया गया है कि जो जुडिशरी के पावर हैं उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर एग्जीक्यूटिव ना कर पाए। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमने की हैं बताइए भाई। इनको इनके ऊपर कंट्रोल करने से रोकने के लिए क्या संविधान कोई स्पेशल प्रोविजन करता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऐसा सोचते थे कि जुडिशरी के फंक्शन में किसी भी प्रकार से एग्जीक्यूटिव की दखलंदाजी ना हो, सोचते थे क्या? तो हाँ, वो जब जुडिशरी को एम्पावर कर रहे थे तब उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, उन्होंने कोशिश की कि जजेस की नियुक्ति की एक इम्पार्शियल सिस्टम भारत में बनाया जाए। तो जजेस की नियुक्ति की व्यवस्था भारत में एक इम्पार्शियल सिस्टम है। जजेस की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होता है, विथ कोलेजियम। तो सबसे पहले तो इसी को लिख लीजिए कि जुडिशरी को फ्री रखने के लिए या जुडिशरी के पावर को एग्जीक्यूटिव से अलग करने के लिए कौन कौन से प्रावधान संविधान में किए गए हैं। तो पहला प्रावधान है कि जुडिशरी स्ट्रांग रहे, इसलिए जुडिशरी के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं दिया गया है। बिल्कुल डिफरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है जुडिशरी का। और जुडिशरी का रिमूवल प्रोसीजर भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा नहीं किया जाता। तो ना ही अपॉइंटमेंट और ना ही रिमूवल और ना ही ट्रांसफ़र
कुछ भी एग्जीक्यूटिव के हाथ में है जुडिशरी का। ठीक है, और क्या चीजें हैं, तो जजेस की सैलरी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज है, भारत की संचित निधि पर भारित है। सभी जजेस की सैलरी भारत के कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज है, यानी एग्जीक्यूटिव चाहकर भी इनकी सैलरी को कम नहीं कर सकती। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज है, इसका मतलब इनकी सैलरी के ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा सदन के अंदर नहीं होगी। चर्चा हो सकती है, वोटिंग सदन के अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, इनको सिक्योरिटी दी गई है। कोर्ट का सारा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट को खुद देखना है, इसमें एग्जीक्यूटिव का किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं है। कोर्ट का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट को खुद देखना है, इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर किसका नहीं है, एग्जीक्यूटिव का नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जा सके, इसलिए ये सारी चीजें हमारे संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए दी गई हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, तो फर्स्ट पॉइंट था कि जितने भी जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होता, उनकी सैलरी एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होती, उनका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होता। तो एग्जीक्यूटिव किसी भी प्रकार से उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती। तो इनका पावर बिल्कुल सेपरेट है और एग्जीक्यूटिव का पावर बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को कोर्ट कुछ डायरेक्शन दे सकता है क्या, तो नहीं, कोर्ट को अपने खुद का काम करना है, कोर्ट को किसी भी प्रकार के एग्जीक्यूटिव फंक्शन को परफॉर्म नहीं करना है। एग्जीक्यूटिव के चीफ राष्ट्रपति हैं और एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शामिल हैं और सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव को अपने हिसाब से काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स को अलाउ नहीं करता कि कोर्ट्स किसी भी प्रकार के पॉलिसी मैटर पर कोई निर्णय दे। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के किसी भी पॉलिसी मैटर पर कोर्ट किसी प्रकार का डिसीजन नहीं दे सकते। अभी हाल फिलहाल में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब कोर्ट ने जो पीडीएस है उससे संबंधित कुछ डिसीजन दे दिए थे, तब उसको चैलेंज किया गया था कि भाई ये गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है कि गवर्नमेंट पीडीएस में जो भी धान खरीद रही है उस धान का गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। तो कोर्ट ने कह दिया था कि अगर आप धान खराब कर रहे हैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आम जनता के बीच में। तो ये कहा गया कि नहीं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें या खराब करें ये गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई भी पॉलिसी डिसीजन हो किसका, एग्जीक्यूटिव का, तो एग्जीक्यूटिव के पॉलिसी डिसीजन में इंटरफेयर करने का राइट कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ गए सेपरेशन ऑफ पावर कैसे मेंटेन हो रहा है दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं, बताइए भाई, कुछ समस्या दिखती है क्या। तो हाँ, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई, जुडिशियल रिव्यू। ये जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है यहीं से एक दूसरी चीज जनरेट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो कई बार कोर्ट्स जुडिशियल एक्टिविज्म के अपने पावर का इस्तेमाल करते समय एग्जीक्यूटिव के कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या हुआ भाई, जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली एक किससे जुड़ा हुआ मामला है, कहां से जुडिशियल एक्टिविज्म चालू हुआ। तो जुडिशियल एक्टिविज्म चालू होता है कहां से, हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे चालू हुए, तो जनरली हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक जो प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल क्या बोलता है, केवल वही व्यक्ति कोर्ट के सामने अपना मामला लेकर जा सकता है
जो वास्तव में पीड़ित है। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ लोकस स्टैंडी। परंतु हमारे दो जस्टिस, जिसमें पीएन भगवती और कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे जस्टिस शामिल थे, उन्होंने पहली बार लोकस स्टैंडी के प्रिंसिपल को क्या करते हुए, डिनाई करते हुए पीआईएल को अलाउ किया और बोला कि कोई भी व्यक्ति जो उस मामले से प्रभावित नहीं है वो भी पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए किसी मामले को कोर्ट लेकर आ सकता है। और जब ऐसा होने लग गया तो एक तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगने लग गए और दूसरा कोर्ट खुद भी मामलों को सो मोटो कॉग्निजेंस लेने लग गए। तो जब ऐसा होने लग गया तो कई ऐसे मामले जिसमें एग्जीक्यूटिव का अधिकार क्षेत्र था, उन मामलों में कोर्ट अपने डिसीजन देने लग गए। ठीक है, तो इसके कारण प्रॉब्लम क्या हुई, तो जो हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन करना चाहते थे एग्जीक्यूटिव और किसके बीच में, कोर्ट्स के बीच में, उस सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, क्योंकि कोर्ट्स बहुत सारे मामलों में, जैसे आपका CWG घोटाला, आपका कोल घोटाला, इन सब मामलों में कोर्ट ने आगे बढ़कर मामलों की जांच के आदेश दिए, अपने अंडर कमेटी बनवाई और इन मामलों की जांच करवाई, जबकि ये जांच करवाना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। ये सारा काम किसको करना था, एग्जीक्यूटिव को करना था। जब चैलेंज पूछा जाएगा कि भारत में किसके सेपरेशन ऑफ पावर के चैलेंज क्या हैं, तो आपको बताना है कि भारत में जो क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो सेपरेशन ऑफ पावर के लिए एक चैलेंज है। अभी जुडिशियल एक्टिविज्म की स्थिति क्या है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म बुरा नहीं है, जुडिशियल एक्टिविज्म अच्छी चीज है, परंतु जुडिशियल एक्टिविज्म कहां तक होना चाहिए, इसकी सीमा को किसको समझना पड़ेगा, इसकी सीमा को जुडिशरी को समझना पड़ेगा कि वास्तव में जुडिशियल एक्टिविज्म की सीमा कहां तक होनी चाहिए। और सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि जुडिशरी उन्हीं मामलों में ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती है जिन मामलों में सरकार ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करती। तो इसमें दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और दोनों को अपने अपने दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा, तब आप लोग सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो सेपरेशन ऑफ पावर इनके बीच में कैसा है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर, समझ गए। तो सेपरेशन ऑफ पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर को अलाउ करता है। इस सेपरेशन ऑफ पावर के कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो पहले आपको सेपरेशन ऑफ पावर को बताना है और उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर के चैलेंजेस को भी बताना है। ठीक है, तो इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है, तो बताएंगे जुडिशरी को बिल्कुल सेपरेट स्टेटस दिया गया है। जुडिशरी के किसी भी फंक्शन में एग्जीक्यूटिव की दखलंदाजी नहीं है। जजेस की नियुक्ति से लेकर उनके रिमूवल तक का सारा काम एग्जीक्यूटिव के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जजों का ट्रांसफर एग्जीक्यूटिव के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जजेस का सारा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और जजेस की सैलरी में भी किसी प्रकार का चेंज करने का राइट एग्जीक्यूटिव को नहीं है। ठीक है, और जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के किसी भी पॉलिसी मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करता है, परंतु इस सेपरेशन ऑफ पावर के सामने अभी वर्तमान में चैलेंज है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण कई हद तक इस सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर कई सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और दूसरा और भी कुछ हो रहा है ये क्या, तो एक और दिक्कत बड़ी ये है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो भी क्या चाहती है भाई, वो भी जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए बीच बीच में प्रयास करती रहती है। अब वो प्रयास कितने सही हैं और गलत हैं वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो एक न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया सरकार ने और इस न्यायिक नियुक्ति आयोग को 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124(4) में जगह देने की कोशिश की गई, परंतु कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया कि नहीं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के किसी भी मामले में क्या नहीं हो सकता, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के किसी भी मामले में एग्जीक्यूटिव की किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं हो सकती। तो क्या था भाई, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या था, कौन कौन व्यक्ति इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में थे और कोर्ट ने क्यों इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्क्रैप कर दिया, क्या क्या था।
तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में कौन कौन रहने वाले थे भाई? भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनके साथ 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों को जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में नियुक्त करना था, और इसके साथ ही भारत के कानून मंत्री इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का पार्ट थे, और उसके बाद 2 वरिष्ठ नागरिक भारत के जिनको इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में रखना था, और इन 2 लोगों की नियुक्ति करने के लिए एक अलग से पैनल बनाया गया था, और इस पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति शामिल थे। इस पैनल को 2 लोगों को अपॉइंट करना था, ठीक है। अब इसमें ऐसा किया जा रहा था कि इसमें 3 लोग थे ना, 3 जजेस से। 3 जजेस में कौन कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जस्टिस शामिल थे इसके द्वारा। इसके अलावा कौन था एग्जीक्यूटिव से? तो एक लॉ मिनिस्टर प्लस 2 और लोगों की नियुक्ति की जानी थी। अब ये जो 2 बचे, इनकी नियुक्ति के लिए एक बॉडी बनाई गई थी। इसमें कौन कौन थे? पीएम, सीजेआई और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये 3 लोग इनका अपॉइंटमेंट करने वाले थे। परंतु ये हो गया था कि जजेस जो भी डिसीजन लेंगे उसमें ये जो हैं क्या कर सकते हैं, उसको वीटो कर सकते हैं, जजेस के डिसीजन को रोक सकते हैं, क्योंकि 3 लोग इसमें शामिल थे। तो ऐसे में जजेस की नियुक्ति सीधा सीधा किसके अधिकार क्षेत्र में चली जा रही थी? एग्जीक्यूटिव के अधिकार क्षेत्र में चली जा रही थी, जिसको कोर्ट से माना नहीं। ये सही नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन नहीं हो पाएगा। कोर्ट की नियुक्ति प्रक्रिया में सीधी दखलंदाजी किसकी हो जाएगी? एग्जीक्यूटिव की हो जाएगी, और इसीलिए 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्क्रैप कर दिया गया, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ, फर्स्ट जज और सेकंड जज केस किससे रिलेटेड है? तो वो बेसिकली सबसे पहले कोलेजियम बना था उससे रिलेटेड था। इसके पहले तक जो भर्ती होती थी विदाउट कोलेजियम होती थी। जो फर्स्ट जज केस और सेकंड जज केस था उससे डिसाइड हुआ कि एक कोलेजियम बनेगा, और उस कोलेजियम के थ्रू ही जजेस की भर्ती की जाएगी। और उसके बाद जो तीसरा केस आया वो इससे रिलेटेड था, जिसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को चैलेंज किया गया था, और वहाँ पे कोर्ट ने फिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इनलीगल बता दिया, ठीक है। और जो पुराने भर्ती का सिस्टम था, कोलेजियम जो नेहरू जी के टाइम से चल रहा था, उसी को इन्होंने बोला उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए? तो ये किसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर हमने देख लिया? तो सेपरेशन ऑफ पावर हमने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में देख लिया। अब आगे सेपरेशन ऑफ पावर में चलते हैं, और सेपरेशन ऑफ पावर हम लोग किसके? जुडिशरी और किसके बीच में? लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर देखते हैं। जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है क्या? हाँ, जुडिशरी को अपना काम करना है। जुडिशरी का काम क्या है भाई? तो स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को उसका काम बताता है कि जुडिशरी को क्या काम करना है? न्याय करना है, और साथ में कानून की व्याख्या करना है अगर कानून का अर्थ समझ में ना आ रहा हो तो। और लेजिस्लेचर को क्या करना है? लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। तो जुडिशरी को किसी भी प्रकार से कानून बनाने के अधिकार भारत में नहीं दिए गए हैं। हालांकि जुडिशरी के जो भी डिसीजन हो वो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाउंडेड होते हैं, परंतु हमारे यहाँ जुडिशरी को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो इसमें आप स्पष्ट रूप से बता देंगे कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। भारत में जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों के पावर को सेपरेट रखा गया है। भारत में जुडिशरी का काम क्या करना है? न्याय करना है और कानून की व्याख्या करना है, और लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक है। परंतु इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ दिक्कतें यहां भी देखने के लिए आती है क्या? जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में भी किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट है क्या? तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे केसेस में आप देख सकते हैं। जिसमें केसेस कौन कौन से हैं भाई? जिसमें शंकरी प्रसाद,
फिर सज्जन कुमार, फिर गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, फिर केशवानंद भारती, वर्सेस केरल। ऐसे कई कॉन्फ्लिक्ट हम किसके बीच में देखते हैं? लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में ये सारे कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। क्योंकि जुडिशरी का काम बेसिकली क्या है? तो जुडिशरी का काम न केवल किसको, न केवल डिसीजन देना है, कानून की व्याख्या करना है, बल्कि जुडिशरी को ये भी दायित्व हमारा संविधान सौंपता है कि उसको किसकी रक्षा करनी है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है। तो कई बार जब लेजिस्लेचर के द्वारा दिया गया निर्णय कॉन्स्टिट्यूशन के किसी मूल भावना को आहत करता है, तो उसके लिए जुडिशरी को उससे संबंधित निर्णय लेने पड़ते हैं। तो सज्जन कुमार और शंकरी प्रसाद, क्या था मामला भाई? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कब का केस है? 1951। सज्जन कुमार वर्सेस राजस्थान, कब का केस है? ये है 1961 के आसपास का केस है क्या? गोलकनाथ कब का है? 1967 के आसपास का केस है। और केशवानंद भारती कब का है? 1973 के आसपास का केस है। और इसके बाद भी कुछ चीजें हुई थी क्या केशवानंद भारती के बाद? तो जो लोग पढ़ चुके हैं बताइए भाई, केशवानंद भारती के बाद क्या क्या हुआ था? केशवानंद भारती के बाद 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। फिर इस 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था क्या? केशवानंद से पहले 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। केशवानंद तो अभी बात का है, 73 का है। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 71 का है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सज्जन कुमार के बाद क्या हुआ था? 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 71, सज्जन कुमार, फिर गोलकनाथ, उसके बाद 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। फिर इसी को चैलेंज किया गया था बाद में, कहां पे? केशवानंद भारती। इसके बाद भी कुछ हुआ था क्या? तो इसके बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बाद कौन सा केस आया था? मिनर्वा मिल्स। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कब का है? 1981 का केस है। क्या क्या हुआ इसमें? तो ये वाले केस शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में सबसे पहले क्या हुआ था? तो कोर्ट्स ने कहा था कि वो 368 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि लेजिस्लेचर संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। फिर वही निर्णय सज्जन कुमार में भी दोहराया गया था कि 368 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, और संविधान संशोधन करने का अधिकार किसको है? लेजिस्लेचर को है। लेजिस्लेचर जो भी चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है। तो पहले इसी को मान के चला जा रहा था कि लेजिस्लेचर के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन इनको एम्पावर करता है कि ये संविधान में संशोधन कर सकें, तो ये संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो शंकरी प्रसाद में संविधान में संशोधन किया गया, फिर सज्जन कुमार में भी संविधान में संशोधन किया गया, और कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया। और बेसिकली ये संविधान संशोधन किससे जुड़े हुए मामले थे? बताइए भाई, जल्दी जल्दी तो आगे बढ़ेंगे। किससे जुड़े हुए मामले थे ये संविधान संशोधन? और संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा खासा चल रहा था संविधान, अभी अभी तो बना था बेचारा, 50 में ही बन के आया था, 51 में ही संविधान संशोधन की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग एक सोशलिस्ट स्टेट हैं। अब सोशलिस्ट स्टेट होने के नाते हमको क्या करना था भाई? जनता के वेलफेयर के लिए काम करना था। परंतु हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको पूरी तरीके से अलाउ नहीं कर रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट था जिसको राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हैं ना,
अब ये राइट टू प्रॉपर्टी जितने भी सामंत थे उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता था कि सरकार चाह कर भी उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीन नहीं सकती। अगर छीनेगी तो वो लोग कहाँ चले जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे। तो ऐसा बार बार होता रहा। फिर सरकार अंतिम में परेशान हो गई और परेशान होने के बाद सरकार ने 1951 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव किया जिसको बोलते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या था इसमें? तो इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से एक शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया जो कौन सा था, 9th शेड्यूल। इस 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ये 9th शेड्यूल बोलता था कि अगर भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ कोई भी मामला किसमें डाल दिया जाएगा, 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। और लगातार 9th शेड्यूल में अलग अलग लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए कानून डाले जाने लगे। ठीक है, अब जब ये होने लगा तो इसी को चैलेंज किया गया, किसमें, शंकरी प्रसाद में और सज्जन कुमार में, कि भाई क्या किया जा रहा है, हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है और सारे मामले 9th शेड्यूल में डाल दिए जा रहे हैं और कोर्ट के जो जुडिशियल रिव्यू का राइट है उसको श्रिंक किया जा रहा है और 9th शेड्यूल में डालकर ये सब कुछ पास कराया जा रहा है। तो कोर्ट ने यहाँ तक इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। कोर्ट ने बोला कि भाई ये ज़रूरी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि हम एक सोशलिस्ट स्टेट हैं, तो हम नहीं चाहते कि सारी प्रॉपर्टी ज़मींदारों के पास रहे ना। जब तक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का एक्विजिशन नहीं करेगी तब तक गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट वर्क कैसे करेगी, रोड कैसे बनाएगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग कैसे बनाएगी, किसानों को ज़मीन कैसे देगी, कुछ भी संभव नहीं था ना। तो कोर्ट ने इसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करने से मना कर दिया। परंतु ये गोलखनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट वाला तो मामला था। इसमें गोलखनाथ प्रदेश, जो पंजाब के दो भाई थे, उन्होंने जो पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट है उसको 9th शेड्यूल में डाले जाने का विरोध किया और इस मामले को लेकर कोर्ट के पास ये लोग आए और इस मामले में कोर्ट ने अपना डिसीजन बदल दिया और कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, अब आप 368 का यूज़ करके किसी भी प्रकार का परिवर्तन फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में नहीं कर सकते, बोल दिया। ठीक है, यानी कोर्ट ने मना कर दिया कि आप जैसे 9th शेड्यूल में सारे कानून डालते जा रहे हैं और उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। उस समय जो सरकार थी वो किसकी थी भाई, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जो अब तक की भारत की सबसे ताकतवर सरकारों में से एक मानी जाती है क्योंकि उसके पास दोनों ही हाउस में मेजॉरिटी थी। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव किया, ये था 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस अमेंडमेंट एक्ट को मूव करके उन्होंने एक आर्टिकल 13 में ही जोड़ दिया जो था आर्टिकल 13(4), जो कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के राइट को कोर्ट से छीनता था। ठीक है, और बाद में ये मामला गया केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में कोर्ट के सामने और कोर्ट ने फिर बीच का रास्ता निकाला जिसमें लेजिस्लेचर भी खुश रहे और कोर्ट भी खुश रहे। तो कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इस बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में परिवर्तन करने का अधिकार आपको है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन मत कीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या, डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फिर धर्मनिरपेक्षता, फिर आपका रिपब्लिक स्टेटस, फिर हमारा जो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो, इन सब चीज़ों को आपको नहीं छेड़ना है, बाकी किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार आपको है। ठीक है, यहाँ से मामला खत्म हो गया। परंतु फिर से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में 2 और आर्टिकल जोड़ दिए गए थे, जिसमें एक आर्टिकल था 368(4) और 368(5). फिर से जुडिशियल रिव्यू के राइट को ये सीमित करता था, जिसको मिनर्वा मिल्स में डिनाई कर दिया गया था कि आप जुडिशियल रिव्यू को कोर्ट से छीन नहीं सकते। तो ये जो पूरा मामला था ये किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का था, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का था। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में क्या किया भाई, दखलंदाजी की और इससे दोनों के बीच में विवाद हुआ। तो जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में जो भी समस्याएं हैं उनको आप बता सकते हैं जो किससे जुड़ी हुई हैं, सेपरेशन ऑफ पावर से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित हैं। ठीक है, अब इनके बीच में चेक एंड बैलेंस है क्या,
तो हाँ, इनके बीच में चेक एंड बैलेंस भी है, यानी जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों अपने अपने पावर को बैलेंस भी करते हैं। ठीक है, जुडिशरी लेजिस्लेचर के पावर को बैलेंस करती है और लेजिस्लेचर जुडिशरी के पावर को बैलेंस करता है। कैसे? तो सबसे पहले तो ये अगर कानून तोड़ेंगे तो ये इनको रोकेगा। यही वाला जो प्रॉब्लम है बेसिकली किसके कारण है? चेक एंड बैलेंस के कारण है, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने अधिकार हैं, इसलिए दोनों ही अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का राइट है, कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू के राइट को यूज करके लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून की जांच कर सकता है। और अगर जुडिशरी ऐसा कुछ काम करती है जिसमें वो कानून का उल्लंघन करे तो कौन? तो लेजिस्लेचर जजेस के ऊपर क्या लाकर भाई? इंपीचमेंट लाइक प्रोसेस चलाकर उनको पद से हटा सकते हैं। ठीक है, समझ गए जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में भी सेपरेशन ऑफ पावर है क्या? तो अब इसको भी देख लेते हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जब इसके बीच में आप सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे तो आप बता देंगे कि इंडिया में क्योंकि कैसी व्यवस्था है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसीलिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करना यहाँ पे संभव नहीं है। परंतु एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में हम लोग क्या देखते हैं? चेक एंड बैलेंस जरूर देखते हैं। तो लेजिस्लेचर कई मामलों में जो एग्जीक्यूटिव का पावर है उसको बैलेंस करती है। तो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन के पावर को बैलेंस करती है? तो कल इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था, कौन कौन से मामले हैं जिसमें लेजिस्लेचर इनके पावर को बैलेंस करती है। चेक एंड बैलेंस की थ्योरी इनके बीच में भी काम करती है ना। बताइए भाई कैसे चेक एंड बैलेंस? तो बताया था कर मैंने कि क्वेश्चन और बताइए 0 आवर, उसके बाद मोशंस, कौन कौन से मोशन आते हैं भाई? इसके बाद और भी कुछ है क्या? बजट, बजट ये भी माध्यम है जिससे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के पावर को बैलेंस करती है। यहां पर एग्जीक्यूटिव उसके हाथ में सारे पावर्स हैं, परंतु एग्जीक्यूटिव मनमानी कर सकती है क्या? नहीं। तो सबसे पहला घंटा जो आपके पार्लियामेंट का होता है वो क्वेश्चन आवर होता है। इसमें 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, स्टार्ट, नॉन स्टार्ट और शॉर्ट टर्म क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन वो होते हैं जिन सवालों के जवाब मौखिक पूछे जाते हैं, मंत्री जी को मौखिक रूप से उत्तर देना होता है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉन स्टार्ट वो क्वेश्चन होते हैं जो लिखित पूछे जाते हैं, मंत्री जी को लिखित जवाब देना पड़ता है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं हो सकते। शॉर्ट टर्म क्वेश्चन वो होते हैं जो 15 दिन से कम की सूचना पर पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। तो सुबह सुबह पार्लियामेंट बैठती है ना, उसका पहला घंटा क्वेश्चन आवर कहलाता है। ठीक है, और इस पहले घंटे में आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। उसका दूसरा जो घंटा होता है वो है 0 आवर। तो 0 आवर में सरकार से किसी भी, आधे घंटे का समय रहता है, आधे घंटे में आप सरकार से किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट यहां पर उठाया जा सकता है। ठीक है, फिर मोशन कैसे कैसे आते हैं? तो पूरे हाउस की कार्यवाही कैसे चलती है? सबसे सुबेरे हाउस चालू होता है क्वेश्चन आवर से, क्वेश्चन आवर के बाद हाउस में 0 आवर होता है और 0 आवर के बाद बाकी का जो हाउस का टाइम रहता है उसमें या तो हाउस में कोई बिल आता है उसके ऊपर डिस्कशन होता है या डिफरेंट टाइप के मोशन हाउस में लाए जाते हैं। मोशन का मतलब ही है मूव करना, ये प्रस्ताव है जो हाउस की कार्यवाही को आगे बढ़ाता है। तो कैसे कैसे मोशन आ सकते हैं? एक थैंक्स मोशन हाउस में आता है। थैंक्स मोशन हाउस में कब आता है? तो थैंक्स मोशन हाउस में तब आता है जब प्रेसिडेंट हाउस को एड्रेस करते हैं। तो प्रेसिडेंट 2 बार हाउस को एड्रेस करते हैं, एक साल के पहले जो सेशन है, सेशन 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट में। 3 सेशन में कौन कौन से सेशन होते हैं? एक मॉनसून सेशन, एक विंटर सेशन और एक बजट सेशन। तो बजट सेशन को फर्स्ट सेशन माना जाता है। बजट सेशन के पहले राष्ट्रपति दोनों हाउस को ज्वाइंट एड्रेस करते हैं और इसके बाद एक मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है, सरकार को उसके ऊपर वोटिंग करानी पड़ती है
और उसको पास कराना पड़ता है। तो अगर आप सरकार की नीति से संतुष्ट नहीं हैं तो इस मोशन ऑफ थैंक्स को रोक सकते हैं। तो ये मोशन ऑफ थैंक्स क्या करता है, लेजिस्लेचर को एम्पावर करता है कि वो एग्जीक्यूटिव के काम के ऊपर क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। अगर वो उसको रोक सकती है तो आपको हर बार, क्योंकि जब एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट अपने एड्रेस में क्या बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी को बताते हैं कि सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है, क्या पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगर आप पॉलिसी से खुश नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस थैंक्स मोशन को रोक सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं रोक रहे हैं तो इसका मतलब है क्या, कि आप सरकार की पॉलिसी से संतुष्ट हैं। और क्या होता है, एक हाउस में क्रशर मोशन लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। तो कोई भी मंत्री अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और आप उसकी पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं तो आप उसके विरुद्ध में निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन हाउस में ला सकते हैं। ये भी किसका पार्ट है, तो सेंसर मोशन भी पार्ट है जिसके माध्यम से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके अलावा हाउस में एडजर्नमेंट मोशन आता है। जब आपको ऐसा लगता है कि किसी लोक महत्व के विषय पर आप हाउस में चर्चा चाहते हैं तो आप हाउस में एडजर्नमेंट मोशन ला सकते हैं। इसके लिए 50 मेंबर की जरूरत होती है और अगर ये मोशन पास हो जाता है तो उस दिन की सारी कार्यवाही रोककर उस विषय पर हाउस में चर्चा की जाती है। इसके बाद हाउस में प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। अगर हाउस के किसी भी मेंबर के प्रिविलेज का क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो मंत्रियों के अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकार के पास क्या नहीं है, लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो आप सरकार के अगेंस्ट में क्या ला सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। इसके अलावा बजट पे व्यापक विचार विमर्श और चर्चा होती है और बजट पे डिफरेंट टाइप के कट मोशन लाए जाते हैं। एक होता है नॉर्मल कट मोशन, एक होता है पॉलिसी कट मोशन और एक होता है टोकन कट मोशन। ये सारे मोशन भी बजट में लाए जा सकते हैं और बजट में जो भी नीतियां बनाई गई हैं उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो इतने सारे डिफरेंट टूल हैं जिसके माध्यम से हमारा लेजिस्लेचर किसके ऊपर कंट्रोल रखता है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखता है। तो एग्जीक्यूटिव कोई भी काम करे, चाहे वो एग्रीकल्चर बिल पास करे, चाहे किसी भी प्रकार का कोई काम करे, आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को हाउस में चैलेंज कर सकते हैं। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इसमें हाउस में चैलेंज कर सकते हैं और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए कैसे चेक एंड बैलेंस की थ्योरी काम करती है। और तीनों के बीच में जो चेक एंड बैलेंस और जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसको भी हमने देख लिया। ठीक है, तो हमने जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में इसको देख लिया, एग्जीक्यूटिव और कोर्ट के बीच में देख लिया, और हमने सेपरेशन ऑफ पावर को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में भी देख लिया। ठीक है, इसके बाद इंटरनल सेपरेशन ऑफ पावर। तो इंटरनल सेपरेशन ऑफ पावर में ज्यादा कुछ लिखने वाला नहीं है। इंटरनल सेपरेशन ऑफ पावर यानी एग्जीक्यूटिव के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है, तो कई ऐसी एजेंसीज हैं जो एग्जीक्यूटिव के अधिकार क्षेत्र में काम नहीं करती, ये ऑटोनोमस एजेंसी हैं, जैसे यूपीएससी या जॉइंट पीएससी या पीएससी। ये सब क्या है भाई, ये सब स्वतंत्र एजेंसियां हैं, सरकार के अधिकार क्षेत्र में काम नहीं करती। सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ये भी सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंदर काम करने वाली संस्था नहीं है। फिर सीएजी, सीवीसी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, हाँ स्टेचुरी बॉडी है। इसके बाद एफसी, ये सब डिफरेंट बॉडीज हैं। कहाँ कहाँ पे कौन सी बॉडी है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में कौन सी बॉडी है, बताएंगे क्या? ठीक है, बढ़िया। 280 में एफसी है। सीएजी कहाँ है? 148, चलो पास तक पहुंच गए हो। सीसी किस में है?
3 to 4। यूपीएससी किस में है? 312 की 15 ही देख लेना भाई, अब कंफ्यूज कर दिया वो 12 बोल के। 15, 12 या 15 दोनों में से एक में यूपीएससी है, ठीक है। तो ये सारी बॉडी क्या है? ये सब ऑटोनोमस बॉडी हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई? सेपरेशन ऑफ पावर इसके अंदर भी मेंटेन हो रहा है। सारे काम गवर्नमेंट को खुद नहीं करना है, सारे काम गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं किए जा रहे हैं। 15 है ना? हाँ 15 है भाई, 12 नहीं है, ठीक है। सीसी अपना काम खुद करती है। सरकार सीसी के काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकती है क्या? नहीं। सीएजी के काम में हस्तक्षेप कर सकती है क्या? नहीं। एफसी के काम में हस्तक्षेप कर सकती है क्या? नहीं। यूपीएससी के काम में हस्तक्षेप कर सकती है क्या? नहीं। तो ये एग्जीक्यूटिव के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव के अंदर भी सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन है। ये किस लिए किया गया है? ताकि सरकार निरंकुश ना हो जाए। सरकार अगर चुनाव कराने का अधिकार सरकार को खुद दे देंगे तो फिर चुनाव क्या होना है? सरकार करवा लेगी जो उसको करवाना है। जैसे सरकार ने अभी अभी कौन से इलेक्शन में करवाया? चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में। बाद में कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और कोर्ट ने फिर अपने पावर का यूज़ करके, दूसरी बार कोर्ट ने अपने पावर का यूज़ किया, जिसमें 142 का यूज़ करके उसने कंप्लीट जस्टिस दिया और फिर मेयर चुनाव में दूसरा आम आदमी पार्टी वाले को जितवा दिया, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। सीएजी ऑडिट वाला काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये सरकार खुद करने लग जाएगी तो ऑडिट में तो कुछ निकलेगा ही नहीं, सरकार अपने हिसाब से सारा ऑडिट कर देगी। इसलिए ये बिल्कुल डिफरेंट एजेंसी है, सरकार के अंडर नहीं आती। फिनेंस कमीशन इसको बताना है कि जो फिनेंस है उसका बंटवारा कैसे होगा। तो अगर ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी तो ये तो सरकार के पक्ष में ही रिपोर्ट देगी ना, सारी पैसे सरकार के पास ही होने चाहिए ऐसा बोलेगी। इसलिए इन सबको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है और सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने की कोशिश की गई है एग्जीक्यूटिव के अंदर ही। लेजिस्लेचर के अंदर भी सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन है क्या? लेजिस्लेचर के अंदर भी सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन है, क्योंकि लेजिस्लेचर में क्या है भाई, जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की तो पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल है? प्रेसिडेंट, फिर हाउस ऑफ पीपुल और काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अब क्या क्या है भाई, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें प्रेसिडेंट के पास भी बहुत सारे अधिकार है ना। प्रेसिडेंट भी क्या करते हैं भाई, ये जो राज्यसभा है इसमें 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं भाई। कोई भी कानून तब तक पास नहीं होगा जब तक उसको प्रेसिडेंट साइन नहीं कर देते। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि अगर उनको किसी कानून पर आपत्ति है तो उस कानून को वापस भेज सकते हैं। किसके पास? लेजिस्लेचर के पास, उसको वापस रिव्यू करने के लिए। तो ये सारे पावर हैं जिसके माध्यम से एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल रखती है ना। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव का कुछ भी कंट्रोल लेजिस्लेचर के ऊपर नहीं है। एग्जीक्यूटिव के प्रमुख हैं राष्ट्रपति और उनके पास कई ऐसे पावर हैं जिसके माध्यम से वो लेजिस्लेचर को कंट्रोल करते हैं। चाहे वो 12 लोगों के नॉमिनेशन का मामला हो या साइन करने का मामला हो, साइन वो तभी करेंगे जब वो संतुष्ट होंगे, ठीक है। लेजिस्लेचर उनको कुछ भी भेजे तो साइन तभी करेंगे जब वो आर्टिकल 111 के अंदर संतुष्ट हो जाएं। अगर नहीं होंगे उसको वापस भेज सकते हैं कि आप इसके ऊपर वापस चर्चा कीजिए और देखिए, और चाहें तो अपने वीटो पावर का यूज़ भी इन कानूनों पर कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद भी ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखने की। तो खुद भी लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने नहीं दे रहे। तो यहाँ भी इनके बीच में चेक एंड बैलेंस की थ्योरी काम करती है, ठीक है। न केवल लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रही है बल्कि एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर को कुछ मामलों में कंट्रोल करती है, ठीक है। इंटरनल सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है, तो इन दोनों के बीच में पावर सेपरेट है, तीनों के बीच में पावर सेपरेट है वैसे तो, परंतु हम लोग क्योंकि लेजिस्लेचर के अंदर इसको देख रहे हैं तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां अलग अलग हैं, ठीक है। अगर राज्यसभा चाहे तो लोकसभा को कुछ मामलों पर नियंत्रित कर सकती है और लोकसभा चाहे तो राज्यसभा को नियंत्रित कर सकती है, ठीक है। दोनों के पास अपने अपने पावर्स हैं। कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक एक्ट नहीं बनेगा, जब तक इन दोनों से वो पास नहीं हो जाता, ठीक है। और कुछ मामलों में राज्यसभा के पास शक्तियां ज़्यादा हैं, कुछ मामलों में लोकसभा के पास शक्तियां ज़्यादा हैं। तो लोकसभा के पास किस किस मामलों में, जितने फाइनेंशियल मैटर हैं उन सब मामलों में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा ताकतवर दिखाई देती है।
जितने भी जनरल बिल हैं वो सारे जनरल बिल के मामले में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि लोकसभा क्या करवा सकती है, लोकसभा में ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है, और अगर ज्वाइंट सीटिंग कभी भी बुलाई जाएगी तो लोकसभा की संख्या अधिक होने के कारण लोकसभा का ज्वाइंट सीटिंग में वर्चस्व होता है। ठीक है, परंतु राज्यसभा के पास क्या क्या पावर्स हैं, तो राज्यसभा क्या कर सकती है, मनी बिल को एक तो 14 दिनों तक रोक के रख सकती है, तो फाइनेंशियल पावर एकदम नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोई भी नई सर्विस बनाना है तो वो काम यही लोग कर सकते हैं, कोई नई ऑल इंडिया सर्विस 249 के अंडर यही लोग नई ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी भी मामले को इनको लोक महत्व का घोषित करना है और किसी भी स्टेट लिस्ट के मामले को कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट के पास लाना है तो भी कौन कर सकता है, केवल राज्यसभा ही कर सकती है। तो दोनों ही एक दूसरे के पावर को बैलेंस करते हैं। ठीक है, कुछ पावर्स इसके पास हैं और कुछ पावर्स इसके पास हैं, तो इनमें भी इंटरनल चेक एंड बैलेंस है। ठीक है, समझ गए। अब क्या बचा, कोर्ट्स। तो कोर्ट्स में भी इंटरनल चेक एंड बैलेंस है, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद लोअर कोर्ट्स। तो इन सब के पावर डिफरेंट डिफरेंट हैं, सभी कानून के अनुसार काम करते हैं। जुडिशियल मैटर में ये तीनों ही कोर्ट एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं हैं। तो यहाँ भी हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन किया गया है। कहीं पर भी ऐसी चीज़ें आप भारत में नहीं देखेंगे कि एक एजेंसी के पास सारा पावर आपको वही एजेंसी प्रैक्टिस करती हुई दिखाई दे। तो सब जगह सेपरेशन ऑफ पावर है और चेक एंड बैलेंस है। ठीक है, समझ गए, लिख लेंगे। ये सब खिचड़ी बना लिए भाई। बहुत सारे लोगों का जो चेहरा है वो तो ऐसा लग रहा है कि क्या लिखें क्या समझें, ऐसा करके कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस टाइप का लग रहा है। कहाँ पर दिक्कत है ये बताइए। सबसे पहले हमने इसको चालू किया था तो हमने एक सिनॉप्सिस देख लिया था। सिनॉप्सिस में इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में किसी को दिक्कत है, बैकग्राउंड एकदम क्लियर है। उसके बाद हमने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देखा था, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी हम समझ गए हैं। इसके बाद इसके मेरिट्स और डीमेरिट देखें, यहाँ तक भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, समस्या चालू होती है यहाँ से, सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। जब हम लोग चालू करते हैं तो सिंपल है, सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आर्टिकल 50 का उल्लेख करेंगे और बताएंगे कि भारत में जब हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 जो कि डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है। भारत में हम लोग जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के पावर को सेपरेट करने की बात करते हैं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पावर को हम लोग पूरी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते भारत में, क्योंकि भारत में कैसा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री गवर्निंग सिस्टम है। इतना लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जब हम लोग टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसे एक चार्ट बना लीजिएगा, हो सकता है आपसे अलग अलग भी इसको पूछा जाए। ठीक है, इसमें एक एक्सटर्नल बना लीजिएगा और दूसरा इंटरनल सेपरेशन ऑफ पावर। जब एक्सटर्नल सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे तो कैसा सेपरेशन ऑफ पावर, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, और लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद इसको समझाना चालू कीजिएगा। और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के साथ एक और थ्योरी काम करती है ना, जिसको चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। जब हम लोग मेरिट देख रहे थे सेपरेशन ऑफ पावर का, तो हमने देखा था कि सेपरेशन ऑफ पावर का सबसे बड़ा मेरिट है कि सेपरेशन ऑफ पावर में चेक एंड बैलेंस पाया जाता है ना। क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर किस लिए रखा गया है, तो सेपरेशन ऑफ पावर इसीलिए रखा गया है कि कोई भी संस्था आर्बिट्री ना हो जाए, कोई भी संस्था निरंकुश ना हो जाए। तो सेपरेशन ऑफ पावर अपने आप ही एक पावर को जनरेट करता है जिसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। यानी एक संस्था क्योंकि पूरी तरीके से अधिकार उसके पास नहीं है, तो दूसरी संस्था के पास भी कुछ अधिकार हैं। तो दूसरी संस्था अपने अधिकारों का उपयोग करके पहली संस्था को कोई गलत काम करने से रोक सकती है। ठीक है, तो दोनों संस्थाएं एक दूसरे को किसी भी प्रकार का गलत काम करने से रोकेंगी। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का सबसे बड़ा मेरिट है। अगर किसी भी देश में हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करते हैं तो उसमें कोई भी संस्था निरंकुश नहीं हो सकती, कोई भी आर्बिट्री नहीं हो सकती। ना तो लेजिस्लेचर आर्बिट्री हो सकता है कि लेजिस्लेचर को जो मर्जी है वो कर दें, अगर ऐसा करने देंगे तो वैसे ही एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर में अधिकार है, तो ऐसे जो मोदी जी को अच्छा लगेगा वैसा कानून बना देंगे।
सारा विपक्ष खत्म हो जाए और केवल उनकी ही सरकार चले, ऐसा जो भी कानून वो बना सकते हैं उसको बना देंगे। परंतु ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके ऊपर अंकुश है, कंट्रोल है। इसका कंट्रोल का कंट्रोल है, जुडिशरी का कंट्रोल है। अगर आप ऐसा कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसके जुडिशरी में चैलेंज होने का खतरा है। आप ऐसा कोई भी डिसीजन लेंगे तो लेजिस्लेचर में जब उसको लेकर आएंगे तो उसके विरोध होने का खतरा है। इसीलिए आप निरंकुश नहीं हो सकते। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर को भी मेंटेन किया गया है, और जब सेपरेशन ऑफ पावर है तो अपने आप चेक एंड बैलेंस आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर को समझाएंगे और उसके बाद चेक एंड बैलेंस को समझाएंगे। ठीक है, तो जब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को समझाएंगे तो इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को समझाएंगे कि इंडिया में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में दखलंदाजी नहीं करेगी और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में दखलंदाजी नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? तो जुडिशरी को पूरी तरीके से फ्री छोड़ दिया गया ना। ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद हैं जो जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव से रक्षा करते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनकी नियुक्ति से लेकर, इनकी सैलरी से लेकर, इनका एडमिनिस्ट्रेशन सारा का सारा ऑटोनोमस है। इसमें हमने जुडिशरी को किसी प्रकार के इंटरफेयर का राइट नहीं दिया है। तो सेपरेशन ऑफ पावर है, इनको अपना काम खुद करना है ना। और इनको अपना काम खुद करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पॉलिसी डिसीजन में ये किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें। तो ये सब प्रावधान क्या कर रहे हैं? इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए कैसे सेपरेशन ऑफ पावर है? तो सेपरेशन ऑफ पावर ऐसे है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजन ऐसे हैं जो जुडिशरी के ऊपर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से एग्जीक्यूटिव को रोकते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव के पॉलिसी डिसीजन में निर्णय लेने से जुडिशरी को रोकते हैं। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करता है। अभी सेपरेशन ऑफ पावर के कुछ चैलेंजेस भी हैं क्या? तो कुछ चैलेंज मैंने आपको बताया कि जब हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो इसका कुछ चैलेंज है जुडिशियल एक्टिविज्म, जो अभी नया नया जन्म लिया है। नया नया क्या, बहुत पुराना हो गया। तो वो चालू हुआ था पीआईएल से, और अगर पीआईएल के माध्यम से कोई भी मामला आप कोर्ट के पास लेकर जाते हैं तो कोर्ट उसकी सुनवाई कर लेता है। तो ऐसे में हमारा एग्जीक्यूटिव परेशान है भाई, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के मामलों में कोर्ट का अधिकार क्षेत्र आता जा रहा है ना। जैसे जज साहब घूमने निकले, अब जज साहब को दिखा कि ट्रैफिक अच्छा नहीं चल रहा है, तो जज साहब ने पहुंचते साथ एक नोटिस इशू कर दिया कि भाई जो राज्य के डीजीपी हैं तुरंत आके कोर्ट में रिपोर्ट करें, और डीजीपी को ऑर्डर कर दिया कि भाई ट्रैफिक सुधारो। तो ये काम क्या जज साहब का था? नहीं, परंतु ये काम वो क्यों कर रहे हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण। क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म उनको अलाउ करता है कि वो किसी भी मामले को कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब कॉग्निजेंस कैसे लेते हैं? तो कैसे भी उनको मामले की जानकारी हो जाए तो कॉग्निजेंस ले लेते हैं। जैसे अब मणिपुर में हिंसा हो रही है, अब मणिपुर में हिंसा किसका मामला है? क्या जुडिशरी को वहां जाकर के हिंसा रुकवानी है क्या? वो तो सरकार को रुकवानी है ना। सरकार होल सोल उसके लिए पावर्स गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जानना है कि वहां पर कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। परंतु कोर्ट क्या करते हैं? कोर्ट जैसे पेपर में पढ़ता है जज कि भाई ऐसा हो रहा है मणिपुर में, थोड़े दिन बाद एक नोटिस इशू होता है और सीधा जो आपका गृह सचिव है उनको उपस्थित होने के लिए बोला जाता है कि आप आइए भाई। मणिपुर वाले को भी बुला लेते हैं, डीजीपी को, आप भी आ जाइए भाई, और क्या हो रहा है बताइए। और उसके बाद वो खुद उसको कंट्रोल करने लग जाते हैं कि भाई आप ऐसा कीजिए, डायरेक्शन भी इशू कर देते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है। तो ये सब कोर्ट को करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। ये सब प्रॉब्लम क्यों है? जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण कई ऐसे एग्जीक्यूटिव के मामले हैं जिसमें कोर्ट इंटरफेयर करता है। परंतु ये सही है या गलत है, अब इसका फैसला करना थोड़ा सा कठिन है। अब हम उसको उस दृष्टिकोण तक सही मान सकते हैं कि भाई जब एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं करेगी तो फिर क्या किया जाए। भाई हम देख रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, अब ऐसे में हम कब तक सब्र रख सकते हैं? जब तक एग्जीक्यूटिव अपना बेहतर तरीके से काम करेगी ना। अब पता चला कि वहाँ पे हिंसा करने वाला उसी पार्टी से जुड़ा हुआ है जो पार्टी सत्ता में है, अब इसके कारण पार्टी कुछ नहीं कर रही है, तब फिर वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि कोर्ट अपने दायित्व को पूरा करें। जैसे कोल घोटाला में हुआ, अब घोटाला करने वाली खुद सरकार थी तो सरकार उसकी जांच ही नहीं करा रही थी, अब बाद में कोर्ट को आगे बढ़ के उसके जांच के ऑर्डर्स देने पड़े। तो ऐसे कई मामले हैं जिसमें जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से कोर्ट इन मामलों में इंटरफेयर करता है। परंतु इंटरफेयर कम हो जाएगा अगर एग्जीक्यूटिव एफिशिएंटली काम करने लगेगी तो उसको भी आप बता दीजिएगा कि अभी वर्तमान में चैलेंज क्या है सेपरेशन ऑफ पावर के। तो जुडिशियल एक्टिविज्म सेपरेशन ऑफ पावर के सामने एक बड़ा चैलेंज है। इसमें जुडिशरी खुद एग्जीक्यूटिव का काम करने लग जाती है। जब भी जज साहब को मन करता है खुद वो एग्जीक्यूटिव का काम करने लग जाते हैं। भाई अब दिल्ली में रास्ता रुक गया है, रास्ता खोलना किसको है? कोर्ट को खोलना है क्या? नहीं,
किसको लॉ एंड ऑर्डर देखना है? तो वो तो सरकार को देखना है ना। पर जज साहब सबको बुला लेते हैं कि भाई आ जाओ, जो आंदोलन कर रहा है वो भी आ जाओ और सरकार भी आ जाए, और उन दोनों से बोलते हैं भैया खाली करो रोड, क्यों खाली नहीं कर रहे? और सरकार से पूछते हैं भाई क्या आंदोलन हो रहा है, आप इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और उस मामले में फिर सुलह सफाई करके बीच का रास्ता निकालते हैं। खैर ये कोर्ट के लिए मजबूरी भी हो जाता है। जब एग्जीक्यूटिव खुद अच्छा काम नहीं कर पा रही है तो कोर्ट को इस तरीके की पावर प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो पहले केवल लोकस स्टैंडी चलता ना, जब तक लोकस स्टैंडी था तब तक कोर्ट ऐसा नहीं करता था। प्रभावित आदमी जब तक कोर्ट में नहीं जाएगा तब तक कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी थी। परंतु जब से पीआईएल चालू हुआ तब से ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। पीआईएल बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पीआईएल जब नहीं था तो गरीब आदमी के लिए न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती थी। अब जिस आदमी के पास खाने के लिए नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपना केस लड़ सकता है क्या? नहीं। अब हमने क्या कर दिया है, उस गरीब आदमी के बिहाफ में कोई तीसरा आदमी चाहे तो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। और वो तीसरा आदमी भी अगर नहीं है तो जज साहब केवल पेपर पढ़ के ये देख सकते हैं कि भाई ये इस मामले में अन्याय हो रहा है, और इस मामले को वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो ऐसा होता है, जजेस जैसे ही पेपर में देखते हैं कि भाई ये तो अन्याय हो रहा है तो उस मामले को कॉग्निजेंस ले लेते हैं और गवर्नमेंट को इशू कर देते हैं नोटिस कि गवर्नमेंट आए कोर्ट में और जवाब दे। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ भी है, और इसके कारण ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसमें कुछ समस्याएं भी आ रही हैं। ठीक है, ठीक है। और इनके बीच में चेक एंड बैलेंस तो है ही। तो जुडिशरी अपने जुडिशियल रिव्यू के राइट के माध्यम से एग्जीक्यूटिव के पावर को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, इसके बाद एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को हमने समझा। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में भी हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर कुछ हद तक है, हालांकि इसको मेंटेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सेपरेशन ऑफ पावर को लिखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करना भारत जैसे देश में बहुत मुश्किल है। ठीक है, और उसके बाद क्या इसको अलग अलग करने की कोशिश की गई है? तो हाँ, कोशिश तो है कि दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन किया जा सके, परंतु भारत में ये संभव नहीं है। ये दोनों आपस में झगड़ा करते हैं क्या? तो ये दोनों बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जब इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि यहाँ पर वही लोग बैठे हैं जो सरकार में हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत इसमें देखने के लिए नहीं मिलती। हालांकि चेक एंड बैलेंस जो मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव के पास कुछ ऐसे पावर हैं जो लेजिस्लेचर को रोक सकते हैं। कैसे कैसे पावर है भाई? तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट सबसे अपर पोस्ट पे हैं। प्रेसिडेंट के साइन के बिना लेजिस्लेचर का कोई भी जो ड्राफ्ट है वो कानून बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्या प्रेसिडेंट किसी ड्राफ्ट को रोक सकते हैं क्या? तो हाँ, रोक सकते हैं। उनके पास वीटो पावर्स हैं, अगर वो चाहें तो उसको वापस कर दें या उसको रोक लें। तो इस माध्यम से किसको बैलेंस कर सकते हैं? लेजिस्लेचर को बैलेंस कर सकते हैं। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को बैलेंस कर सकता है क्या? तो हाँ, कई ऐसे मामले हैं जिसमें लेजिस्लेचर भी एग्जीक्यूटिव को बैलेंस करेगा। तो वो सारे मामले अभी अभी हमने देखे। इसमें हमने क्वेश्चन आवर को देखा, फिर हमने जीरो आवर को देखा, फिर हमने बजट को देखा, और सारे उससे जुड़े हुए मामले हमने देखे जब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को क्या करता है? बैलेंस करता है। तो इन दोनों के बीच में चेक एंड बैलेंस है, हालांकि सेपरेशन ऑफ पावर स्पष्ट रूप से इन दोनों के बीच में हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है क्या? हाँ, इन दोनों के बीच में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों को एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है। इसका काम कानून बनाना है और इसका काम न्याय करना है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से दोनों के अधिकारों को अलग अलग कर दिया गया है। पर क्या दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है या चेक एंड बैलेंस है? तो पहले चेक एंड बैलेंस को देख लेते हैं। चेक एंड बैलेंस है, ये अगर कुछ गलत काम करेंगे तो ये क्या कर सकते हैं? इनके पावर को बैलेंस कर सकते हैं। यानी अगर लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा कानून बनाएगी जो कि संविधान के दायरे से बाहर होगा तो ये अपने जुडिशियल रिव्यू के राइट को प्रैक्टिस करेंगे, और जब भी ये ऐसा मिसकंडक्ट करेंगे जो संविधान के बाहर होगा तो इनको अधिकार है कि ये इनको पद से हटा सकते हैं। तो चेक एंड बैलेंस है दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, दोनों के बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं, लगातार चल रही हैं। तो दोनों के बीच में समस्याएं चालू होती हैं कहाँ से? सज्जन कुमार मामले से लेकर और मिनर्वा मिल्स के बाद अभी भी दोनों के बीच में कई चीज़ों को लेकर समस्याएं होती रहती हैं। तो यहाँ पे क्या समस्या है? दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर प्रॉब्लम भी है। ठीक है, समझ गए? इसको लिख लेंगे। तो क्या क्या पॉइंट हो गए? पहले सेपरेशन ऑफ पावर को बताया, सेपरेशन ऑफ पावर के बाद चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस के बाद क्या चीज़? तो इनके बीच जो भी प्रॉब्लम है वो, फिर सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस और उसके इशू,
सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस और उससे जुड़े हुए इशू। समझ गए कैसे लिखना है? अलग अलग कर लेंगे तीनों को। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर को बताएंगे, उसके बाद चेक एंड बैलेंस को बताएंगे, उसके बाद उनके बीच के इशू बताएंगे, फिर सेपरेशन ऑफ पावर बताएंगे, चेक एंड बैलेंस बताएंगे, उनके बीच का इशू बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरनल सेपरेशन ऑफ पावर, तो यहाँ को सीधा सीधा लिखना है, छोटा सा है इंटरनल सेपरेशन ऑफ पावर। जब आप एग्जीक्यूटिव के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर बताएंगे तो बताएंगे एग्जीक्यूटिव के अंदर कई ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं जो गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग हैं और ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट का इस पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। तो इंटरनल सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने की भी भारत में कोशिश की गई है। इसमें पीएससी, यूपीएससी, सीईसी सब कुछ जो किसको बता रहा है? इंटरनल सेपरेशन ऑफ पावर को बता रहा है। लेजिस्लेचर में इंटरनल सेपरेशन ऑफ पावर है क्या? हाँ, लेजिस्लेचर में भी हमने एक सदनात्मक व्यवस्था भारत में नहीं बनाई है। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, 2 सदन अलग अलग हैं और दोनों के पावर अलग अलग है, दोनों ही एक दूसरे के पावर को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेचर के बीच में भी सेपरेशन ऑफ पावर है। कोर्ट के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है क्या? हाँ, कोर्ट भी एक नहीं है हमारे यहाँ, हाई कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है और लोअर कोर्ट्स अलग हैं, वहाँ भी आपको सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई देता है। ठीक है, समझ गए? लिख लेंगे आप। तो चलिए भाई, 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में आप लोग लिख करके दिखाइए सेपरेशन ऑफ पावर को। यहाँ से चालू करना है आपको जहाँ पे हमने सिनॉप्सिस बनाया था। तो ये आप लोग घर जाके नहीं लिखेंगे, इसका भरोसा है हमें, इसीलिए यहीं लिख के दिखाइए। अपनी कॉपी में ही लिख लीजिए, मैं देख लूंगा कि एक जन की कॉपी, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसको बना लीजिए सिनॉप्सिस, और सिनॉप्सिस के बाद चालू करना ना। तब सेपरेशन ऑफ पावर लिखेंगे तब भी इसको लिख सकते हैं ना, सिनॉप्सिस बना सकते हैं, परंतु इतना बड़ा सिनॉप्सिस नहीं बना देंगे कि मेंस में वो सिनॉप्सिस ही देखता रह जाए बेचारा, कि कुछ लिखने की जगह ही नहीं बची, सिनॉप्सिस इतना बड़ा बन गया। ठीक है, अगर सिनॉप्सिस बनाना है तो एक के पीछे एक, 2 लाइन में पूरा सिनॉप्सिस दिख जाना चाहिए। ठीक है, यानी एक के पीछे एक इसको लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे, एक के नीचे एक नहीं लिखेंगे ना, तो 5-6 लाइन तो इसी में भर जाएगी सिनॉप्सिस में। ठीक है, चलिए लिखिए भाई, नहीं लिखेंगे? लिखिए लिखिए। सबसे पहले बैकग्राउंड लिखना है, बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हमने देखी उसको लिखना है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर क्या है इसको लिखना है। उसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर लिखना है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया लिखना है। उसके बाद टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर लिखना है, और जब टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में आएंगे तो फिर उसको अलग अलग समझाना है। तो बैकग्राउंड में सबसे पहले एरिस्टोटल से चालू करना है, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू में जाना है, उसके बाद उनकी किताब का नाम लिखना है स्पिरिट ऑफ लॉ, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी उन्होंने दी। फिर बताना है सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, और वैसे ही रूल ऑफ लॉ का भी नोट्स बनाइएगा ना। अब रूल ऑफ लॉ कल बना के दिखा दीजिएगा।